सो वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को लेकर के टेबल के फॉर्म में, जो कि बहुत ही कंसाइज होगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स ब्लड हैं, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन इस टॉपिक से किस तरीके का पॉसिबल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है और क्या क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो कि बहुत ही पॉइंट है। राइट। सो होपफुली कि ब्लड का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसके बारे में आइडिया है। अगर नहीं तो थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ हम लोग कर देते हैं। सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्लड को अगर क्लासीफाई किया जाए तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज वन इज द प्लाज्मा, अनदर इज द ब्लड सेल्स। राइट। पूरे टोटल ब्लड के वॉल्यूम का लग 55% क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा और 45% क्या होता है, आपका ब्लड होता है। ब्लड सेल्स को मीन्स ये ब्लड सेल्स है और ब्लड सेल्स को तीन पार्ट में फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीन इनके क्या हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। आरबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको आप इलेक्ट्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, साइंटिफिक नेम इसका ये है। और इसके बाद इसको आप ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं और इसको आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। नंबर्स की अगर बात करें कि कितना सेल्स आपकी बॉडी में इनका होता है, तो अगर ऑर्डर कभी कोई पूछ देता है तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, दैट इज आरबीसी, जिनका संख्या मिलियंस में होता है। देन इसके बाद आपका क्या है, दैट इज प्लेटलेट्स, और इसके बाद आपका क्या होगा, डब्ल्यूबीसी। पहला सवाल तो आपसे पॉसिबली यहाँ से बन जाता है कि इनका नंबर जो होगा, उनका ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम टू मिनिमम ऑर्डर आपको बनाने के लिए दे दिया जाता है कि हाँ, जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, उन मेजर जो सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इसमें इनका नंबर क्या होता है, हाईएस्ट कौन सा होता है, लोएस्ट कौन सा होता है, फिर ऑर्डर क्या होता है। तो आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा आरबीसी होगा डेफिनेटली, ये सबको मालूम है। और उसके बाद प्लेटलेट्स होंगे, फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी होगा। बात यहाँ पर आती है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हैं, जैसे आरबीसी सेल्स आपकी ऐसी सेल्स होती है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसको आप ई न्यूक्लिएटेड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि प्लेटलेट्स में क्या है, न्यूक्लियस होता है। साथ साथ आरबीसी जो सेल्स होती है, उनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, इट बिहेव लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब आरबीसी सेल्स एक यूकेरियोटिक सेल्स होने के बावजूद भी, अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका आरबीसी सेल्स है, तो यहाँ पे ना ही आपका न्यूक्लियस होगा, ना ही बाकी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा, गोल्गी बॉडी दिखाई देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगी। इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे का भी लॉजिक यही है कि यूकेरियोटिक सेल्स होने के बावजूद भी क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है और बाकी जो कंपोनेंट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही नहीं होता है। ब्लड फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, इसको आप हीमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। जब ये सेल्स फॉर्म्ड होती है तो उस टाइम पे इसमें सब कुछ होता है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स का मैचुरेशन होता है, चूंकि प्राइम जो ड्यूटी है, प्राइम जो फंक्शन है आरबीसी सेल्स का क्या है, टू कैरी द ऑक्सीजन। क्या करना है, टू कैरी ऑक्सीजन। और ऐसा करने के लिए इसके पास एक पिगमेंट है, इसको आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन। सो इस सेल्स में से सभी जितने भी ऑर्गेनल्स या न्यूक्लियस है, उन सबको इसलिए रिमूव किया जाता है ताकि ये सेल्स का मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो क्या हो सके, स्पेस खाली हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इसमें क्या कर सके, रिसाइड कर सके, रह पाए। और हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा उतना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्स कर पाएगी। सो basically to maximize the volume of the cytoplasm to carry maximum amount of oxygen, इसकी वजह से इस आरबीसी सेल्स में बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं या न्यूक्लियस होता है, उनको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये एक प्रोग्रामिंग है और आपके सेल्स में ये इंटेंशनली कराया जाता है, मीन्स होता है, ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी आउट कर सके। राइट। तो नॉर्मली अब यहाँ पे सवाल आ जाता है, आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब कुछ आप पढ़ रहे हैं और जूलॉजी भी आप पढ़ रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर आता है कि अगर इस सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं है और बाकी चीज़ें इसके पास नहीं है, तो फिर ये बाकी यूकेरियोटिक सेल से कैसे सिमिलर और कैसे डिफर है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि आरबीसी सेल्स जो होती है वो पूरी तरीके से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पे क्या होती है, डिपेंड होती है फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शंस। मीन्स एटीपी को जनरेट करने के लिए ये आरबीसी सेल्स फुल्ली ग्लाइकोलाइसिस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इस सेल्स में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, ना ही इसमें आपका
टीसीए साइकिल चलेगा। इसमें ये दोनों पाथवे जो होते हैं वो एब्सेंट माने जाते हैं। सो बेसिकली आपकी जो आरबीसी सेल्स होती है उसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, राइट। तो ये कुछ आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। बातें अपने टॉपिक पे हम लोग। और डब्ल्यूबीसी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ ये न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लिएटेड है। और जबकि आरबीसी जो सेल्स होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अपने टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक है हमारा कि जो भी डिफरेंट टाइप्स के आपके ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनका क्या क्या मेजर फीचर्स है और क्या उनके फंक्शंस हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे से डिफर हैं। तो ये आपको एक टेबल के फॉर्म में मैंने अरेंज किया हुआ है। आप कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से आउटपुट आप लेके जाएंगे। और टाइम की डिमांड यही है, आपके पास रिमेनिंग 13-14 दिन का समय बचा हुआ है अपने एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए। तो मैक्सिमम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस टाइम पे कंसाइज़ वे में मिल पाएगा वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कोशिश हमारी यही रहेगी। सो पहला ही आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में पॉइंट है, दैट इज़ इस तरीके से। और ये टेबल सारे कंपोनेंट्स को लेकर के, तो पहला हमारा जो है दैट इज़ द इरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी सेल्स। सो आरबीसी सेल होपफुली कि आपको ये दिख रहा होगा और अच्छे से वीडियो में दिखेगा भी। जूम मैंने पूरा मैक्सिमम कर रखा है यहाँ पे। सो एरिथ्रोसाइट्स इनका नंबर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है 5 से लेकर के 5.5 मिलियंस इन मेल, वेराज 4.5 टू 5 मिलियंस इन फीमेल। नंबर का यहाँ पे डिफरेंसेस है। मेल कैरी मोर नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एज कम्पेयर टू फीमेल। हालांकि ये नंबर जो है हमें वेरी कर सकता है एक्सरसाइज करने के टाइम पे या हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर। जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी आपकी बॉडी में उस तरीके से नंबर्स इंक्रीज कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं इनके? सर्कुलर होता है और बाई कॉनकेव होता है, मतलब इनका जो शेप होगा वो सर्कुलर होगा। बाई कॉनकेव का मतलब बीच में से चिपटा हुआ रहेगा। सिमिलरली आप समझ सकते हैं जब आप रोटी बना रहे होते हैं, रोटी बनाने से पहले जब आप आटे का लोई बनाते हैं आप उसको हल्का सा बीच में से ऐसे प्रेस करके चिपका दीजिए दोनों साइड से। वही जो शेप होगा वो आपका क्या कहलाएगा? दैट इज द बाई कॉनकेव कहलाएगा। तो सिंपली आप याद रखिए कि आटे का जो रोटी का जो लोई होता है उसको आप ऐसे गोला करने के बाद उसको बीच में से प्रेस कर दीजिए दोनों साइड से, तो जो शेप निकल कर आएगा उसको आप बाई कॉनकेव बोलते हैं। डी न्यूक्लिएटेड मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आरबीसी सेल्स। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपके आपके यूकेरियोटिक मतलब आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा सेल्स है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हैव इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को अकोमोडेट कर सकता है। एंड होमोजीनियस साइटोप्लाज्म विद हीमोग्लोबिन, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बता दिया था। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इनकी साइज आपको यहाँ पे थिकनेस की दे रखी है। फीचर्स आपको क्या क्या देखना है? दैट इज सर्कुलर होगा, यहाँ पे बाइकॉन्केव होंगे, डी न्यूक्लिएटेड होंगे और इनका मेम्ब्रेन होगा काफ़ी फ्लैक्सीबल होगा और हीमोग्लोबिन इनकी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर्मेशन लाइफ के अलग अलग फेजेस में अलग अलग साइड पे होता है। ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जूलॉजी के पेपर देने जा रहे हैं, हो सकता है आपसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सवाल यहाँ से पूछ दिया जाए। स्टार्टिंग में जब आपका न्यूली जो चाइल्ड है जो मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा होता है, सो स्टार्टिंग के कुछ मीन्स फर्टिलाइजेशन से लेकर के लगभग 3 मंथ के आसपास में यॉर्कशायर में आपका इस आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर 3 मंथ ऑफ द दैट मीन्स इम्प्लांटेशन जो होगा वो बेसिकली कहाँ पे होगा? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वो लेटर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द लीवर में होगा, देन स्प्लीन में होगा और इसके बाद अल्टीमेटली एक बार जब बर्थ कर जाएगा तो उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली बोन मैरो में ही होगा और थ्रू आउट द इंटायर लाइफ। तो 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस हो सकती है। हिमेटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो पहला कहाँ पे होगा? यॉर्कशायर में होगा, देन इसके बाद लिवर में होगा, स्प्लीन में होगा, बोन मैरो में होगा। सवाल आपसे कैसे बनेगा? हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनल हैं जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है या आरबीसी सेल्स बनता है। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन ऐसे 4 के ऑर्गन दे दे और लास्ट में आपसे ऑल ऑफ दीज दे दिया जाए, या इनमें से कोई एक दे करके बाकी डिफरेंट आपको दिए जाएंगे। तो आप याद रखिए यॉर्कशायर, लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। बोन मैरो अल्टीमेट साइट है जहाँ पे हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है। एक बार बेबी जब बर्थ कर जाएगा उसके बाद से लेकर के उसकी इंटायर लाइफ तक का जो प्रोसेस होगा ब्लड फॉर्मेशन का, वो बोन मैरो में ही होगा। अर्ली स्टेजेस में यॉर्कशायर में होगा, देन डेवलपमेंटल मीन्स मार्फोजेनेसिस के टाइम पे लीवर एंड यॉर्क में भी शिफ्ट हो जाता है।
यहाँ पे अगर इनकी फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली मेजर जो प्राइम फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैक्सिमम इनका काम है, मींस मेजॉरिटी में ऑक्सीजन को क्या करना, कैरी करना। कहाँ से? लंग्स से लेकर के हार्ट में, हार्ट से लेकर के पूरे आपके पेरीफेरल वाइटल ऑर्गन्स में जाकर सप्लाई करना। और वहाँ से निकलने वाली जो CO2 गैस है, CO2 है, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म के थ्रू निकलता है, उस CO2 को पिकअप करके फिर से वापस क्या करना, दैट इज ले आना लंग्स में और उसको बाहर निकाल देना। ये इनका क्या है, प्राइम ड्यूटी है। तो इलेक्ट्रोसाइट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना करके लिख लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे कोई क्वेश्चन अगर आता है तो फिर वो बचेगा। इनकी लाइफ स्पैन 120 डेज है, जो कि 120 दिन के बाद ये खुद से डेथ कर जाते हैं। डेथ होने के बाद कहाँ पे जाएंगे? ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी, मीन्स आपके कब्रिस्तान में चले जाते हैं। आपके लिए सवाल यही है कि आपकी बॉडी का कौन सा वो ऑर्गन है जिसे आप ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं, मीन्स कब्रिस्तान बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड सेल्स या जितनी भी सेल्स जो डेथ कर जाती हैं वो जाकर के वहाँ पे इकट्ठा होती हैं। तो आपको वो बताना है। दूसरा है यहाँ पे, दैट इज द WBC मीन्स ल्यूकोसाइट्स। इनका नंबर बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है, 4000 से लेकर के 11,000 के बीच में रहेगा। नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग द इन्फेक्शंस। हो सकता है जब आपको कोई इन्फेक्शंस होता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। ये हमारी बॉडी का सोल्जर्स माने जाते हैं, मीन्स इसी से ये ऐसे सेल्स हैं जो कि मेजर सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन्हीं सेल्स से बन करके काम करता है, इनके अलग अलग सेल के पार्ट से। और इनका प्राइम फंक्शन होता है कि ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो भी आए दिन हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोज होते रहते हैं, उन एक्सपोजर्स को नलीफाई करने का काम हमारा ये काम करता है WBC मीन्स लिकोसाइट्स करते हैं। कलरलेस होंगे, यहाँ पर आपको कलर दिखाई दिया था हीमोग्लोबिन की वजह से ये आपको रेड दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, कलरलेस होगा। और राउंडेड होंगे या इरेगुलर होंगे, इनका इनका शेप सर्कुलर ना होकर क्या होगा, राउंडेड होगा। न्यूक्लिएटेड होंगे, मतलब इनके पास न्यूक्लियस क्या होगा, वो पाया जाएगा, राइट। इसके बाद अगर फॉर्मेशन की बात करें तो ये बोन मैरो में होंगे, लिम्फ नोड में होगा, स्प्लीन में होगा, थाइमस में होगा, टॉन्सिल्स में होगा एंड पेयर्स पैचेस में होंगे। ये इतने सारे स्पॉट्स हैं आपकी बॉडी में जहाँ पे अलग अलग टाइम, मतलब ये अलग अलग लोकेशंस पे ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। काम क्या होगा, एक्ट एज ए सोल्जर्स, हमारी बॉडी में सिपाही जैसा काम करते हैं। सिपाही इसलिए बोला गया क्योंकि हमारा ये रक्षा करते हैं, किससे? इन्फेक्शियस एजेंट से, राइट। ल्यूकोसाइट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो कंपोनेंट्स में, दैट इज द ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे WBC के सेल्स जिनके सेल्स के अंदर में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो कि अपना अलग अलग क्या करते हैं, फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसे WBC को आप ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और इनकी कैटेगरी में 3 सेल्स आती हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या होगा, साइटोप्लाज्म हैज ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस लोब्ड। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इनका फीचर क्या होगा कि इनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। न्यूक्लियस क्या होगा, लोब्ड होगा। लोब्ड का मतलब हुआ कि इस तरीके से आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, लाइक दैट, बाई लोब्ड, मल्टी लोब्ड, इस तरीके से। मतलब कि अगर सपोज आपका ये न्यूक्लियस है तो ये इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, बना हुआ दिख सकता है ऐसे। ओके, तो पहला है यहाँ पे स्नोफिल्स। स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये 3 आपके सेल्स हैं जो कि ग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनका नाम ये जो दिया गया वो किस बेसिस पे, इनको स्टेन करने के लिए जो यूज किए गए थे डाई, उनके बेसिस पे। ऐसी सेल्स जो कि एसिडिक डाई से स्टेन लेती है उसे आप स्नोफिल्स बोलते हैं। ऐसे सेल्स जो कि आपके बेसिक डाई से स्टेन लेते हैं उनको आप बेसोफिल्स बोलते हैं। और ऐसे सेल WBC के सेल्स या ग्रेनुलोसाइट्स जिनका कोई स्टेन नहीं लेता, ना तो एसिडिक से ना ही बेसिक से, उन्हें आप न्यूट्रोफिल के नाम से जानते हैं। तो होपफुली कि ये नाम आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। B फॉर बेस एंड B फॉर बेसोफिल्स, राइट। तो बेसोफिल सेल्स वो होंगे जो कि बेसिक डाई से क्या करते हैं, स्टेन लेते हैं। एसिनोफिल्स यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि टोटल ल्यूकोसाइट्स का मीन्स WBC का 2 से 3% के आसपास होता है ये। और बाइलोड मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, 2 लोड में आपको ऐसे दिखाई देगा बटा हुआ इस तरीके से। ये आपका क्या है, इनका बाइलोड न्यूक्लियस है। और ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और इनको एसिडिक स्टेन किया जा सकता है, मतलब इनको स्टेन करने के लिए एसिडिक डाई का यूज किया जा सकता है। दैट इज वाई इनका नाम स्नोफिल्स रखा गया है। बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होगा। लाइफ जो होगी 4 to 8 आवर्स होती है इन द ब्लड एंड 4 to 5 डेज इन द टिश्यूज। ब्लड में जब होंगे तो इनकी लाइफ आपका 4 से 8 घंटे के आसपास होगा, जबकि अगर टिश्यूज में होंगे तो 4 से 5 दिन हो सकता है।
क्या काम करेंगे, फंक्शन मेजर क्या होगा इनका, रेजिस्ट इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। इनका एस्नोफिल्स का मेजर काम होगा कि इन्फेक्शंस से बचाने का काम करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने वाले सेल्स माने जाते हैं। दूसरा है बेसोफिल्स जो कि 0.5 टू 1% ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मीन्स इसके कंपेरेटिवली ये बहुत कम है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको दिया गया है 2 और 3 लोब्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे बाई लोब्ड ही था, यहाँ पे हो सकता है 2 या 3 आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखने को लोब्ड दिख सकते हैं। फ्यूअर नंबर ऑफ पोजेस वेन्यूल्स, इस्नोफिल्स के कंपैरेटिवली बेसोफिल्स में नंबर ऑफ गिल्स क्या होंगे, कम होते हैं और ये बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है। बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होगा, लाइफ 4 से 8 घंटे के आसपास होगी और इन द ब्लड में, और 4 से 5 दिन के आसपास होगा इनका टिश्यू में, सेम वैसा ही जैसा कि आपको इस्नोफिल्स को देखने को मिला था। ये इनके सेल्स से हिस्टामिन्स निकलता है और सेरोटोनिन एंड हेपेरिन इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ये सारे बहुत ही एक्टिव मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। हिस्टामिन जो कि आपका एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, सेरोटोनिन आपका मतलब कि ब्रेन के रेगुलेशंस में, हिपेरिन जो कि आपका एंटी कोगुलेटिंग एजेंट के रूप में माना जाता है। तो ये सारे आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन्वॉल्व रिलीज होते हैं बेसोफिल से और अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स जो कि जिनका परसेंटेज 60 टू 65% का ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी समझना होगा, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा है, देन इसके बाद इस्नोफिल्स है, फिर इसके बाद क्या है, बेसोफिल्स है। NEB ऑर्डर आप बना सकते हैं, नेप। ग्रेनोसाइट्स में नंबर ऑफ जो परसेंटेज है या सेल्स है उनके अगर ऑर्डर की आप बात करेंगे तो NEB मीन्स न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स का ऑर्डर बनता है। और ये यहाँ पे 2 टू 7 लोड, मतलब इनके पास 2 से लेके 7 लोड न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं। फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, डू नॉट टेक एनी एसिडिक और बेसिक स्टेन। इनको स्टेन करने के लिए कोई भी एसिड या बेस का जो डाई आप यूज करेंगे उससे स्टेन ये नहीं लेता है। बोन मैरो में फॉर्मेशन होगा, सेम आपका यहाँ पे भी वही चीज़ है, 4 टू 8 आवर्स एंड 4 टू 5 डेज। फैगोसाइटिक नेचर होगा, इंगल्फ जर्म्स एंड डेड सेल्स। हमारी बॉडी में अगर कोई जर्म सेल्स एंट्री कर जाती है या कोई डेड सेल्स है, उनको क्या करेगा, फैगोसाइटाइज करके खाकर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। तो ये था आपका पूरा हिसाब ल्यूकोसाइट्स के एक कंपोनेंट का, दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट आपने देखा, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा कंपोनेंट है हमारा दैट इज द अग्रेनुलोसाइट्स जो कि मेजर रोल प्ले करता है आपका किसमें, दैट इज द इम्यूनो सिस्टम में, मीन्स एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करने में। ग्रेनुलोसाइट्स को बेसिकली अगर देखा जाए मतलब जहाँ पे जो सेल्स होंगी वो उनमें कोई भी ग्रेनुल्स नहीं पाया जाएगा, ऐसे सेल्स को आप एक ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म लैक्स ग्रेनुल्स, न्यूक्लियस नॉट लोब्ड, यहाँ पे न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होगा और ग्रेनुल्स नहीं पाए जाएंगे, जबकि यहाँ पर आपने देखा था न्यूक्लियस लोब्ड होगा और ग्रेनुल्स पाए जाएंगे। ल्यूकोसाइट्स अग्रेनुलोसाइट्स में नंबर पहला है लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में आपने मालूम देखा है कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जिसको इम्यूनोलॉजी में आपको आपने पढ़ा भी है और बहुत सारे टाइम पे मैंने डिस्कस में बताया भी है। तो लिम्फोसाइट जो होगा वो 20 से 25% ऑफ द लिम्फोसाइट्स, टोटल WBC का 20 से 25% आपका लिम्फोसाइट्स होता है। लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, और स्कैंट साइटोप्लाज्म होता है, राइट। मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस होगा वो काफ़ी बड़ा और राउंडेड होता है। ये लिम्फ नोड में इनका फॉर्मेशन होगा, स्प्लीन में होगा, थाइमस में होगा, टॉन्सिल्स में होगा, बोन मैरो में होगा, ये सारी जगह पे इनको देखने को मिलता है। और यहाँ पे दिया जा रहा है कि लाइफ फ्यू डेज और फ्यू मंथ और इवन ईयर्स, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो फ्यू डेज हो सकती है, मंथ्स हो सकती है, या सालों साल तक भी ये चल सकते हैं। इनका नेचर मोटाइल होता है, नॉन फैगोसाइटिक होते हैं, सिक्रेटेड एंटीबॉडी हेल्प इन द हीलिंग। और इनके लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं जो कि आपकी एंटीबॉडी बनाती हैं और ये हमारे बेटरमेंट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दे रखा है दैट इज मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट जो कि 6 टू 8% है आपके ल्यूकोसाइट्स का। लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, जितने भी ल्यूकोसाइट के सेल्स आपने यहाँ पे देखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी जो सेल्स होती है वो मोनोसाइट्स होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज। ऑप्शंस में मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाता है। तो एक सवाल आपका यहाँ से बन जाता है, इसको आप अच्छे से इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए। बड़ी सेल्स है, न्यूक्लियस बीइंग शेप्ड एंड इनफ साइटोप्लाज्म, आपको बताया जा रहा है कि इनका जो न्यूक्लियस होगा वो बीन शेप्ड होगा और काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्म यहाँ पे पाया जाता है। बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होगा, लाइफ स्पैन 10 टू 20 आवर्स होंगे, मीन्स 10 से 20 घंटा आपको ये सर्वाइव कर सकता है। मोटाइल होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं जर्म्स को, सेल डिब्रिजेस को, और माइक्रोफोस और फैगोसाइटोसिस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं।
राइट। लास्ट है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स मींस प्लेटलेट्स, ये तीसरा ब्लड का कंपोनेंट है ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स के बाद का, और इनका संख्या आपको यहाँ पे दिया जा रहा है 1.5 लाख से लेकर के इतने के आसपास में। तो ये नंबर है आपको, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और इसके बाद ये इरेगुलर शेप का होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब यहाँ पे भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, और फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स, तो इनके लिए आपको इन्फॉर्मेशन है दैट इज इरेगुलर शेप का होगा और नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे। बोन मैरो में फॉर्मेशन होगा लाइफ अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के आसपास इनकी लाइफ स्पैन होती है। प्लेटलेट फैक्टर्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। सो मोटी मोटा अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली WRBC का मेजर काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, WBC का मेजर काम है आपके इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होना, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होना। अलग अलग जो सेल्स हैं अलग अलग परफॉर्म करते हैं। इस टेबल से कई सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, लाइक है जैसे आप एक सीरीज बना सकते हैं लाइफ स्पैन का, जितने भी सेल्स आपने देखे हैं सबका एक ऑर्डर बना लीजिए, सबसे हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, मीडियम कितना है, एक ऑर्डर बनाइए। जैसे इरेथ्रोसाइट्स में, ल्यूकोसाइट्स में, ये बाकी सारे का टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। मैं अगर बनाऊंगा तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको एक लाइफ स्पैन का वीडियो, आप एक सीरीज बना सकते हैं कि सारे जो ब्लड के सेल्स हैं उनका क्या क्या लाइफ स्पैन है, राइट। एक आप बना सकते हैं फंक्शंस का कि किस किस मेजर फंक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। एक बना सकते हैं इनके शेप को लेकर, किसका शेप कैसा होता है, कभी भी सवाल आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसे ही आपको कंसाइज इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए, और अगर आपको इस प्रिपरेशंस के जर्नी में किसी भी तरीके की कुछ डाउट हो रही है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली MS बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शंस पे अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज का लिंक आपको दे रखा है, आप टेस्ट सीरीज से भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।